गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका कमल फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हम कल आवेश के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी आवेश से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लिंक को शेयर कर दें। जल्दी फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अपना टॉपिक क्या था? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे हम। उसी क्रम में थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, आवेश के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ये टॉपिक चल रहा है अपना। अब इसके अंतर्गत हमने कुछ तथ्यों के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई एक परमाणु है, वो विद्युत रूप से उदासीन है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कब होगा, तो वो हम कंडीशन जानेंगे कि वो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कब होगा। जैसे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो मैंने प्लस बना दिया। अब इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो मैं लगभग वृत्ताकार जैसी बना रहा हूँ। तो यहाँ ऐसे चारों इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्या पागल हो गए हैं? तो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाभिक में उपस्थित धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो ये दोनों, अब दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा। वो कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। तो यहाँ धनावेश और जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा। तो ऋणावेश व धनावेश के मध्य स्थिर विद्युत बल कार्य करेगा। या आप कह सकते हो उसको कूलॉम बल कह सकते हो। कूलॉम बल कार्य करता है या विद्युत बल कार्य करता है, कुछ भी कह लो। तो वो जो विद्युत बल है उस इलेक्ट्रॉन को दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मैंने कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार नहीं बनाई हैं, मैंने लगभग वृत्ताकार बना दी हैं। ठीक है। तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। और भी अंदर वाले कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन मैं तो केवल इतना समझा रहा हूँ आपको कि ये विद्युत रूप से उदासीन कब होता है। तो देखो, आपको पता है कि नाभिक के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था का मतलब क्या है? वह आयनित अवस्था में नहीं हो। परमाणु आयनित अवस्था में नहीं हो, अर्थात उससे न तो इलेक्ट्रॉन बाहर गए हों, न इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किए हों कि कहीं से प्राप्त कर लिए हों इलेक्ट्रॉन। तो उसने न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हों। तो इस अवस्था में, या भी कह सकते हो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन का मतलब जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी संख्या में क्या है? प्रोटॉन। या दूसरे शब्दों आप ये कह सकते हो, क्योंकि जितनी संख्या में ऋणावेश है उतनी संख्या में क्या है? धनावेश है। क्योंकि नाभिक पर प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है बताओ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6, लेकिन ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दिख रहा है कि नहीं? 1.6 इंटू, चलो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इतनी ही मात्रा में प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि परिमाण समान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश पर परिमाण कैसा है? समान है। तो इसकी मात्रा कैसी है? समान है। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया मैंने। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर क्या होगा? धनावेश होगा, इसलिए मैंने धनात्मक चिन्ह लगाया है। तो इसको आप नोटबुक में लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, प्रोटॉन पर उतना ही होगा लेकिन धनात्मक होगा। अब आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
और सामान्य अवस्था में, परमाणु की सामान्य अवस्था में भातम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने भी कोष हैं, कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। जब संख्या बराबर होगी तो आवेश भी कैसा होगा? बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेश की मात्रा बराबर है, अंदर प्लस है और बाहर माइनस है। मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उन पर माइनस है और नाभिक पर क्या है? प्लस है। परमाणु बराबर है, इसलिए जो परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होगा? उदासीन होगा। वैद्युत रूप का मतलब आवेश की दृष्टि से, आवेश की दृष्टि से अगर इसको कुल आवेश देखा जाए तो कितना होगा? शून्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक है और प्रोटॉन पर धनात्मक है। परमाणु समान है, तो कुल रूप से परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितनी मात्रा में ऋणावेश होता है उतनी मात्रा में धनावेश होता है। अब या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश और प्रोटॉन पर उपस्थित कुल आवेश कैसा होता है? बराबर होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित कुल आवेश व नाभिक में जो प्रोटॉन है उन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा कैसी होती है? समान होती है। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। अब हमें इसकी उदासीनता खत्म करनी है। अब हमें क्या करनी है? इसकी उदासीनता खत्म करनी है। तो बताओ कैसे खत्म करेंगे? यदि हमें इस परमाणु की उदासीनता खत्म करनी है तो उदासीनता खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? भातम कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब ये डिपेंड किस पर करेगा? आयनन ऊर्जा पर। आपने केमिस्ट्री में आयनन ऊर्जा पढ़ी होगी। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी गैसीय विलगित परमाणु के भातम कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है कि नहीं? तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, भातम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा होती है। प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, इस प्रकार से आपने आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। तो वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट था। तो यहाँ जैसे ही हम परमाणु को क्या देंगे? ऊर्जा देंगे, वो आयनन ऊर्जा के बराबर देंगे। ऊर्जा फिक्स होती है कि किसी परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन को, किस कोष के कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी ऊर्जा कितनी, वो फिक्स होती है, वो आयनन ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने इसको परमाणु क्या दी? ऊर्जा दी। ऊर्जा दी तो ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब इसमें ऋणावेश में कमी हुई। ऋणावेश में क्या हुई? कमी हुई। और धनावेश है तो उतना ही, इतना पहले से, लेकिन ऋणावेश में तो कमी हो गई। इसलिए जो परिणामी आवेश होगा यहाँ, धनावेश प्लस ऋणावेश को जोड़ करके जो परिणामी आवेश आएगा वो कैसा आएगा? धनावेश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया है? इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश में क्या हो गई? कमी। तो बढ़ेगा क्या? धनावेश। तो इसकी उदासीनता क्या हो गई? खत्म हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, कि हमें यदि किसी सामान्य परमाणु या वैद्युत उदासीन परमाणु की उदासीनता को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? उसको आयनन ऊर्जा देंगे। आयनन ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ऋणावेश में कमी हुई और धनावेश ज़्यादा हो गया। अतः हम कह सकते हैं संपूर्ण परमाणु पर धनावेश की मात्रा ज़्यादा है, तो वो धनावेशित हो गया। कैसा हो गया? धनावेशित। उसकी उदासीनता खत्म हो गई। अब आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, एंथैल्पी। एंथैल्पी तो पढ़ी होगी। तो एंथैल्पी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा या निष्कासित ऊर्जा। तो अब हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है। वो इलेक्ट्रॉन कब जुड़ेगा? अक्रिय परमाणु का तब नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर भातम कोष पूर्ण पूरित है, भातम कोष कैसा है? पूर्ण पूरित, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण रूप से भरी हुई है, तब तो वो अक्रिय है। उसके लिए तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या जुड़ेंगे। तो यहाँ आयन एंथैल्पी के बराबर ऊर्जा दे करके हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कब? जब कक्षक अपूर्ण हो, पूरी तरह भरा नहीं हो, अपूर्ण कक्षक को, तब हम क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन भी जोड़ सकते हैं। जब ये बंद बनाते हैं तब इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही तो करते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, वो इनकी संयोजकता पर डिपेंड करता है। तो जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो यहाँ ऋणावेश की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो उस कंडीशन में परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, अर्थात वो ऋणायन बन जाएगा। क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। ऋणायन बनने का मतलब ऋण आवेशित होगा, ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई। इस प्रकार से हम इसकी उदासीनता को समाप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं, कि हमें किसी परमाणु की उदासीनता को समाप्त करना है तो उससे या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो।
ये दो काम करके हम उसकी उदासीनता को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट, वैसे इसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक। विद्युत आवेश के मात्रक। विद्युत आवेश के मात्रक, ये मात्रक आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ आई, विद्युत धारा आई इक्वल क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। इसको फिजिक्स में आप बोल सकते हो डी क्यू अपॉन डी टी, अदरवाइज मैथ में बोलते हैं डी वाई डी टी ऑफ क्यू। ये अवकलन होता है उसको मैथ में से बोला जाता है डी वाई डी टी ऑफ क्यू, लेकिन फिजिक्स में भिन्न की भांति व्यवहार करता है तो हम इसको डी क्यू अपॉन डी टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, देखो समय के सापेक्ष आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, समय के सापेक्ष आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ से डी क्यू ज्ञात कर सकते हैं हम। डी क्यू इक्वल क्या होगा, डी क्यू इक्वल आई डी टी। अरे पक्षांतरण करके कर सकते हैं। डी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, आई डी टी। डी टी इधर गया। तो यहाँ डी क्यू आवेश का मात्रक क्या होगा, देखो आई क्या है, धारा है, धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो यहाँ मैं ए लिख सकता हूँ या हिंदी में लिख लो एम्पियर। एम्पियर ये क्या है, समय, समय को सेकंड में मापेंगे तो सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन यह मात्रक किस में, एसआई पद्धति में। ध्यान रखना ये किस पद्धति में, तो एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा बताओ, मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, या आप कह सकते हो कूलम। आप ये कहोगे इसका नाम कूलम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, ये निर्भर करेगा आवेशों की प्रकृति पर। क्या अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण होगा। तो ये बल लगेगा वो कितना लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, उस बल के परिमाण व दिशा के बारे में हमें एक नियम दिया था कूलम साहब ने। तो उस नियम को हम पढ़ेंगे, कूलम का नियम। तो उन्होंने जब आवेशों से संबंधित ये नियम दिया है तो कम से कम इतना तो बनता है कि एसआई पद्धति में इनका मात्रक इनके नाम पर रखा जाए। तो इसलिए एसआई पद्धति में इनके नाम पर इनका मात्रक क्या है, कूलम या कूलम। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एसआई पद्धति में विद्युत आवेश है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलम होता है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट और भी बहुत से मात्रक हैं इसके, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये सीजीएस पद्धति में बात करें, किस में बात करें, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में देखो सीजीएस पद्धति एक पुरानी पद्धति है या नहीं है, मात्रकों की काफ़ी पुरानी पद्धति है। पहले सीजीएस पद्धति चलती थी, उससे पहले एफपीएस पद्धति चलती थी, तो काफ़ी पुरानी है। ये उस टाइम की बात है जब फ्रैंकलिन साहब थे। कब की बात है, फ्रैंकलिन। तो इसका मतलब वो आपको पता है कि फ्रैंकलिन ने आवेश नाम दिया था और धनावेश ऋणावेशों के बारे में भी बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये किसने माना था, पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना था कि नहीं। तो उन्होंने इतना काम किया तो उनके नाम पर इसका मात्रक रखा गया कि, तो इसका सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, एक तो फ्रैंकलिन हो गया, कौन सा हो गया, फ्रैंकलिन। या सीजीएस पद्धति और भी मात्रक थे, तब स्थिर वैद्युतिकी क्यों, तब आवेश की ही खोज हुई थी, तो चुंबकत्व के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, ज़्यादा जानकारी थी वो विद्युत के मामले में थी। तो स्थिर वैद्युतिकी के मामले में ज़्यादा जानकारी थी, तो इसमें एक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित मात्रक भी रखा जाता है जिसको कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या उसको आप कह सकते हो स्टेट कूलम। क्या कह सकते हो, स्टेट कूलम। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया है,
स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई। अब इसको शॉर्ट क्या कहते हैं, ESU, शॉर्ट क्या कहेंगे, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, या दूसरा नाम क्या है इसका, स्टेट कूलम। तो ये समझ में आ गया होगा। ये भी फ्रैंकलिन नाम CGS पद्धति में फ्रैंकलिन इसका मात्रक क्यों रखा गया, क्योंकि फ्रैंकलिन साहब ने स्थिर वैद्युत की अपना अहम भूमिका निभाई थी, अपना योगदान दिया था, इन्होंने आवेश नाम दिया था। देखो पंडित जी का काम किया है, इन्होंने नामकरण किया है आवेश का। अब इसके बाद में CGS पद्धति, इसके अन्य भी मात्रक हैं, जैसे बात की है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बताओ, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये होता है फेराडे। क्या होगा, ध्यान रखना, एक फेराड भी होता है, एक फेराडे, लेकिन फेराड धारता का मात्रक है, फेराडे आवेश का मात्रक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो फेराड फेराडे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फेराडे आवेश का मात्रक है, फेराड धारता का मात्रक है। तो यहाँ मात्रक क्या है, फेराडे। अब ये फेराडे क्यों रखा, ये भी तो समस्या है। अब मैंने आपको बताया था आवेश के इतिहास में सबसे लास्ट में मैंने फेराडे साहब के बारे में बताया था। तो फेराडे साहब ने क्या किया, एक तो सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये बताया था कि जो धनावेश ऋणावेश होते हैं, सजाती में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण होता है। ये किसने बताया था, फेराडे साहब ने। जब फेराडे ने इतना बताया था तो इनके सम्मान में भी कुछ बनता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या रखा गया, फेराडे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे हो गया, और एक फेराडे इक्वल कितना होता है, और जब सबसे बड़ा मात्रक है तो उसमें कूलम होंगे, तो एक फेराडे इक्वल कितने कूलम होंगे, फेराडे इक्वल 96,500 कूलम। कितने होंगे, 96,500 कूलम। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें भी एक कूलम में कितने, क्योंकि कूलम इससे बड़ा मात्रक है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, या आप ये कह सकते हैं ESU से बड़ा मात्रक है। तो हम ये भी जान सकते हैं कि एक कूलम में कितने ESU होते हैं, क्योंकि जब हमें पता है एक फेराडे में कितने होंगे, 96,500 कूलम, तो हम ये भी तो जान सकते हैं एक कूलम में कितने ESU होते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, कितने ESU होते हैं। तो यहाँ एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब ये तो कौन सा मात्रक हो गया, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। अब इसके बाद में हमने एक परिभाषा पढ़ी थी आवेश के बारे में कि आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र, यदि वह गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब चुंबकत्व तो जब हम पढ़ेंगे तो हम भी एक मात्रक यूज करेंगे आवेश का, तो वो होगा EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम भी है एब। जैसे यहाँ ESU को हमने क्या कहा, स्टेट कूलम, तो वहाँ क्या कहेंगे, एब कूलम। क्या कहेंगे, एब कूलम। तो EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय कह लो, चुंबकीय इकाई या मात्रक। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वल आप कह सकते हो एब कूलम। जैसे यहाँ स्थिर वैद्युत इकाई है, इकाई का मतलब मात्रक से होता है, तो स्थिर वैद्युत इकाई बराबर किसकी, स्टेट कूलम के, वो एक ही नाम है। ऐसे यहाँ विद्युत चुंबकीय मात्रक और एब कूलम एक ही बात है। तो अब इसका मतलब एक कूलम में कितने एब कूलम, सामान्य सी बात है, ये जानना है हमें। तो एक कूलम इक्वल कितना हो जाएगा, इसका 10वां हिस्सा, तो 1/10 एब कूलम होगा। कितना होगा, एब कूलम का मतलब विद्युत चुम्बकीय मात्रक या विद्युत चुम्बकीय इकाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ EMU, क्योंकि ये भी क्या है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आवेश की इतनी मात्रक समझ में आ गई कि नहीं, कि कौन सा मात्रक किसके नाम पर रखा गया और क्यों रखा गया। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं।
जो जनरल कंपटीशन होते हैं, पटवारी है और सचिव है और पुलिस है, तो ऐसे जनरल कंपटीशन में तो ये मात्रक ही पूछे जाते हैं। तो वो आपके 1 नंबर में 12th में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में नेक्स्ट हम और मात्रकों की बात करेंगे, इससे छोटे छोटे मात्रक और हैं। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो देखो एक बार रिपीट करा देता हूँ, यहाँ एम्पीयर इंटू सेकेंड एसआई पद्धति में हो गया, या कूलोम, कूलोम भी एसआई पद्धति में होता है। तो एसआई पद्धति में क्या हो गया, एम्पीयर इंटू सेकेंड या कूलोम हो गया। अब सीजीएस पद्धति में फ्रैंकलिन या स्टेट कूलोम, या आप क्या कह सकते हैं, स्तर वैद्युत इकाई, इसको हम क्या कहते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ये डाटा। एक कूलोम में कितने होते हैं, 3 × 10⁹ ESU होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, 1 फैराडे, 1 फैराडे इक्वल कितना होता है, 96,500 कूलोम होता है। विद्युत चुम्बकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब कूलोम, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये इसी को कहते हैं, नाम एक ही नाम है। तो 1 कूलोम बराबर कितना हो, 1/10 एब कूलोम, या आप कह सकते हैं EMU। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आवेश के कुछ छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं। न्यूमेरिकल जब करोगे तो आपको वहाँ मिलेगा माइक्रो कूलोम, मिली कूलोम, पिको कूलोम, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी इससे। तो विद्युत आवेश के छोटे मात्रक, विद्युत आवेश के छोटे मात्रक, आवेश के छोटे मात्रक। तो छोटे मात्रक क्या है, जैसे मिली कूलोम, मिली कूलोम से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो 1 मिली कूलोम कितना होगा, मिली कितना होता है, 10⁻³ होता है। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, 10⁻³ कूलोम के बराबर होगा। 1 मिली कूलोम किसके बराबर होगा, 10⁻³ कूलोम के बराबर। अगर बात की जाए 1 माइक्रो कूलोम की, तो क्या होगा, 10⁻6 कूलोम। अब नैनो कूलोम, तो 1 नैनो कूलोम इक्वल कितना होगा, 10⁻9 कूलोम। अब देखो मिली हो गई, माइक्रो, नैनो, अब पिको कूलोम, तो 1 पिको कूलोम कितना हो जाएगा, 10⁻12 कूलोम। तो ये छोटे मात्रक हो गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब आवेश की विमा ज्ञात कर लेते हैं। देखो आवेश की विमा, आवेश की विमा, और विमा ज्ञात करने में आप एक्सपर्ट हो, 11th क्लास में आपने खूब विमा ज्ञात की है। तो यहाँ हमें पता है कि I इक्वल क्या होता है, dQ/dt, जस्ट पहले पढ़ा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से dQ कितना आ गया, I dt। अब इसकी विमा ज्ञात करेंगे तो I, धारा की विमा क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धारा की विमा M0 L0 T0 A1, ये तो किसकी विमा हो गई, विद्युत धारा की। अब समय की विमा क्या होगी, शॉर्ट लिख दूँ, M0 L0 T1, तो 0 को हटा देता हूँ, या आप लिख लो एक बार M0 L0 T1। तो इसकी विमा क्या हो गई, M0 L0 T1 और A1, ये किसकी विमा हो गई, विद्युत आवेश की। और यहाँ आप इसको शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, TA, क्या लिख सकते हो, TA। TA का मतलब ऐसे याद रख लो, आवेश की विमा क्या होती है, टा, और Q स्क्वायर आ जाए तो टाटा। भाई आवेश की विमा, Q की विमा क्या है, TA, अगर Q स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाएगी, TA टाटा हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि Q स्क्वायर काम आएगा कूलोम के नियम में, K Q1 Q2/R² जो सूत्र आता है, अगर आवेश का परिमाण समान हो जाए तो Q स्क्वायर हो गया वहाँ। तो वहाँ जब विमा की बात करें तो TA टाटा हो गई, तो आप ऐसे याद रख लेना। अब ये तो विमा की बात हो गई। अब आवेश सदिश है या अदिश है, तो ध्यान रखना
क्योंकि यहाँ देखो समय कैसी राशि है, अदिश राशि है, धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, यहाँ आवेश भी कैसा होगा, अदिश राशि होगी। तो आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आप लिख लो यहाँ विद्युत आवेश या विद्युत आवेश कह सकते हो। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्यू स्क्वायर है। वैसे यहाँ क्यू स्क्वायर का काम नहीं है, जब काम आएगा तब देखेंगे। तो यहाँ आपको केवल टी टा याद रखना है। तो आवेश की विमा क्या है, टा, और आवेश या क्यू स्क्वायर, आवेश क्यू स्क्वायर की विमा टाटा। अभी नहीं, अभी तो क्लास पढ़ेंगे, अभी से टाटा नहीं करनी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। अब बात कर लेते हैं विद्युत आवेशों के गुणधर्म। तो देखो गुणधर्म के अंतर्गत इसके कई गुणधर्म हैं, मोस्टली 4 आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशों की योज्यता। हमारा पहला पॉइंट क्या है आवेशों के गुणधर्म में, साथ ही साथ याद करते चला करो, आवेशों की योज्यता। तो विद्युत आवेश के गुणधर्म, तो विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गुणधर्म। बताओ पहला पॉइंट नंबर 1, विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब योग, किसी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है तो वो कुल आवेश कितना है, तो योज्यता कह सकते हो, योग कह सकते हो। तो विद्युत आवेशों की योज्यता या आवेश की योज्यता। तो विद्युत आवेश की योज्यता, पहला गुणधर्म हम क्या पढ़ेंगे, योज्यता। अब जब हम योग की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, कुल आवेश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमें ये पता होना चाहिए आवेश कैसी राशि है, सदिश है, आदिश है, अदिश राशि है। जस्ट पहले ही पढ़ा है कि विद्युत आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। जब विद्युत आवेश एक अदिश राशि है तो योग कौन सा होना चाहिए, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि अदिश राशियों का जब हम योग करते हैं तो बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है, बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग आप समझते हैं कि जैसे 2x + 5x + x = 3 या 5, जो भी कुछ भी मान लो। तो कोई जैसे बीजगणित में समीकरणों को हल करते हैं कि x को जोड़ लेते हैं, y को जोड़ लेते हैं, ऐसे करके फिर उसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर देते हैं, x y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे आपने x को जोड़ा, y को जोड़ा, प्लस माइनस करके आपको जो फाइनल रिजल्ट आया वो आपने रख दिया। तो इस प्रकार से जब वहाँ आपने जो बीजगणितीय योग किया है, वैसे हम यहाँ आवेश का करेंगे, धनावेश को अलग जोड़ लेंगे, ऋणावेश को अलग जोड़ लेंगे, फिर उसमें से जो परिणाम ज्ञात करना है तो धनावेश ऋणावेश जो जितना ज़्यादा होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ कुल आवेश ज्ञात करें, कुल आवेश योज्यता। तो यहाँ धनावेश और ऋणावेशों की जब योज्यता करें तो वहाँ बीजगणितीय योग करेंगे। कौन सा योग होगा, बीजगणितीय योग। तो अब इसको समझ लेते हैं। हमें पता है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो कोई भी वस्तु या कोई भी निकाय कह सकते हो, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, भिन्न भिन्न का मतलब धनावेश और ऋणावेश, तो उस निकाय या वस्तु पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत आवेश की योज्यता का नियम क्या है, किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय या वस्तु में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग के बराबर कैसे होगा, देखो समझ लो। जैसे कोई निकाय है, हमारे पास क्या है, कोई निकाय है। अब इस निकाय में अलग अलग आवेश उपस्थित हैं। जैसे -2 कूलम +3 कूलम, या यहाँ इसको भी माइनस कर लो, -3 कूलम, -5 कूलम, -1 कूलम, ये तो ऋणावेश उपस्थित है किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर। अब धनावेश भी उपस्थित हो सकता है कि नहीं। तो माना कि धनावेश +3 कूलम, +6 कूलम, इस प्रकार से धनावेश भी उपस्थित है। तो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश
या किसी निकाय पर उपस्थित, ये निकाय हो गया वस्तु गई, इस पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के, भिन्न भिन्न आवेश मतलब धनावेश व ऋणावेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या तो आप यहाँ कुल आवेश ज्ञात करो, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ कुल आवेश ज्ञात करने के लिए माना कि क्यू परिणामी आवेश है यहाँ, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऋणावेश को अलग जोड़ लो, तो 5 3 8 और 8 2 10, 10 1 11, तो -11 कूलम प्लस 6 3 9, तो यहाँ कितना हो गया प्लस का 9 कूलम। परिणामी कितना आ गया, तो इस पर उपस्थित कुल आवेश हम कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे हम x को जोड़ते थे, y को जोड़ते, बीजगणित में ऐसे तो जोड़ते थे, तो इसका मतलब ये योग कौन सा है, बीजगणितीय योग। और ध्यान रखना अदिश राशियों का बीजगणितीय योग ही होता है। तो यहाँ अब कितना बचा देखो, परिणामी -2 कूलम, तुम्हारे यहाँ रिजल्ट कितना है, Q = -2 कूलम। तो ये परिणामी आवेश हो गया किसी वस्तु पर। तो योज्यता नियम समझ में आ गया कि नहीं, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश Q, आपको तो ये याद रखना है कुल आवेश Q, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश, माना कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जितने भी निकाय में आवेश होंगे उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। धनावेश हो या ऋणावेश हो उस हिसाब से हम देख लेंगे। ऋणावेश को जोड़ लेंगे, धनावेश को जोड़ देंगे, फिर बाद में फाइनली जोड़ देंगे, जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम क्या है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु या निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं। यही किसका नियम है, योज्यता का नियम है, आवेशों की योज्यता का नियम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगले गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो दूसरा गुणधर्म, वैद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, संरक्षित। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऊर्जा भी एक संरक्षित राशि है। तो ऊर्जा को कैसे परिभाषित किया था आपने कि ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, जल्दी बताओ। तो आपके माइंड में ये बात तो क्लिक कर रही होगी कि ऊर्जा संरक्षित राशि कैसे है, कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हो कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरित नहीं स्थानांतरित किया जा सकता है। ये शब्द का अंतर है, ठीक है। तो दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म आवेश का संरक्षण, या आप कह सकते हैं आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश कैसी राशि है, इसका गुणधर्म है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। लेकिन इसका संरक्षण कब होगा, देखो जैसे माना कि इस मार्कर पर 5 कूलम आवेश, कितना है 5 कूलम आवेश, तो यहाँ आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते ना उत्पन्न कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर अभी घर्षण द्वारा आपने उत्पन्न किया था, वो एक विद्युतीय घर्षण द्वारा, वहाँ उत्पन्न नहीं, वहाँ स्थानांतरण हुआ था। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, तो जब आप हाथों की रगड़ के देख लो, हाथ गर्म पड़ जाते हैं, पड़ते हैं कि नहीं। तो हाथ गर्म पड़ने का मतलब उनके मध्य में घर्षण विद्युत उत्पन्न हुई। मैंने आपको घर्षण विद्युत प्रभाव लास्ट वीडियो में बताया था। तो घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो परमाणु हैं उनको आयनन ऊर्जा मिल जाती है। तो उस आयनन ऊर्जा को पाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो आवेश का स्थानांतरण हुआ है। तो ध्यान रखना, वहाँ आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, एक वस्तु से कहाँ चला गया, दूसरी वस्तु पे चला गया। जैसे थेल साहब ने प्रयोग किया था, एम्बर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा था, ऊनी कपड़े पर रगड़ा था, तो वहाँ जब एम्बर को रगड़ते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो इसका मतलब आवेश कोई नहीं नया तो बना नहीं है, वो आया है दूसरी वस्तु से, ये तो है। तो ध्यान रखना, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मैंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया तो उनके मध्य में घर्षण विद्युत उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से कहाँ हो जाएगा, दूसरी वस्तु पर होगा। तो दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया तो इसका मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो तो ऋणावेशित हो गई और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो धनावेशित होगी। तो यहाँ स्थानांतरण हुआ है, तो ध्यान रखना। लेकिन ये तभी होगा कि जब निकाय हमारे पास या वस्तु विलगित होगी। विलगित का मतलब है कि उसका इस दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, वो अलग थलग है। अलग थलग का मतलब विलगित निकाय, आपने ऊष्मागतिकी में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वह न तो वातावरण के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण करे न द्रव्य का स्थानांतरण करे। द्रव्य मतलब मैटर, पदार्थ, तो वहाँ उसको हम विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय का मतलब अलग थलग, आइसोलेट सिस्टम। विलगित निकाय, विलगित मतलब अलग थलग, उसका इस दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। क्योंकि अगर इस मार्कर को मैं रगड़ कर इस पर आवेश आ गया, ठीक है, अगर मैं इसको अलग नहीं करूँ तो इस पर दूसरा अगर मार्कर ले आया तो इसको चालन द्वारा आवेश, यहाँ से आवेश किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। हालांकि ये कुछ चालक हैं, अगर मैं चालक हूँ तो बात कर रहा हूँ कि मैंने मार्कर को रगड़ दिया तो इस पर जो आवेश आ गया, मैं कोई चालक छड़ ले गया इसके पास, तो वो आवेश इससे कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो ये आवेश इस पर कब तक 5 कूलम रहेगा भाई। इस पर आवेश था, मैं रगड़ कर इस पर आवेश उत्पन्न किया और इसके पास जब चालक छड़ लेके आया तो वो आवेश का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो इस पर आवेश कम नहीं होगा, हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आवेश तब तक ही संरक्षित है जब तक निकाय विलगित है। मतलब इस दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, वो क्यों संपर्क करेगा। तो इससे अगर मार्कर पर 5 कूलम आवेश है और इसको इस दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए, इसके संपर्क में कोई नहीं आए, तो इस पर कितना आवेश रहेगा, 5 कूलम रहेगा। ना हम इसको नष्ट कर सकते हैं क्योंकि वो तो विलगित है, अलग थलग है, तो न इसको नष्ट कर सकते हैं न इस पर और उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण। तो आवेश एक कैसी राशि हो गई, संरक्षित राशि होगी। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आवेश एक संरक्षित राशि है, इसका मतलब कोई भी विलगित निकाय है, कोई भी विलगित निकाय, उस विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहेगा। संरक्षित का मतलब ये हो गया, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एक पहला एग्जाम्पल युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन से घबराहट तो नहीं हो रही कि ये पता नहीं कहाँ से आएगा, हमने तो कहीं नहीं देखा। प्रोटॉन देखा है लेकिन E+ तो कहीं नहीं देखा, E- देखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले परमाणु के बारे में पता चला, जॉन डाल्टन ने परमाणु का अविभाज्य सिद्धांत दिया था कि नहीं। तो उसके बाद में और उन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पदार्थ की सबसे मूल इकाई है वो क्या है, परमाणु है। वो क्या है, परमाणु है। अब उसके बाद में J. थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, अब ऐसी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो जब लगातार इनकी खोज हुई तो पता चला कि परमाणु के अंदर तो बहुत सा मैटर है, अरे मामला बहुत है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, नाभिक भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इस प्रकार से जब इन कणों के बारे में पता चला तो जॉन डाल्टन के परमाणु अविभाज्य का सिद्धांत असफल हो गया। भाई परमाणु को विभाजित किया गया। अब नाभिक के अंदर और भी रिसर्च चली तो पता चला कि नाभिक के अंदर तो केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के कई भाईबंध हैं। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा हजारों की संख्या में छोटे छोटे कण विद्यमान हैं, या आप भी कह सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। नाभिक के अंदर बहुत हजारों की संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनको नाम दिया मूल कण, बेसिक पार्टिकल। तो आप बीएससी फाइनल में एक फिजिक्स पढ़ोगे, बेसिक पार्टिकल फिजिक्स, मूल कण भौतिकी, उसमें आप केवल मूल कणों के बारे में अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी हजारों की संख्या में बहुत से कण विद्यमान है। तो ये बात माइंड में क्लियर होगी। ध्यान रखना कि पॉजिट्रॉन का निर्माण कहाँ से होता है, पॉजिट्रॉन का निर्माण कहाँ से होता है, नाभिक में पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। वो कब, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ध्यान रखना प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। तो नाभिक में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसके फलस्वरूप पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। अब अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है, तो वो समझ लो कि
पहले तो ये देख लेते हैं पॉजिट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद में हम इस रिएक्शन को पढ़ लेंगे। देखो जब प्रोटॉन किस में बदल जाए, न्यूट्रॉन में बदल जाए। आपको बड़ी अजीब बात लग रही होगी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाए, बदलता है, पढ़ोगे। अब तक आपने जो पढ़ा है वही है, इससे आगे नहीं पढ़ोगे, आप बहुत सा मैटर पढ़ोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी बदलता है। इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य क्या होती है, अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअली इंटरेक्शन होती है। और इस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप ही तो नाभिक स्थायी है। चलो ठीक है, आप कहोगे चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बदलता है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि नाभिक के अंदर जो नाभिक है उसमें कौन कौन रह रहा है, एक तो प्रोटॉन रह रहे हैं और न्यूट्रॉन। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनावेश। फैराडे साहब ने क्या कहा था, सजातीय आवेशों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ भी प्रोटॉन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, धनावेश। अब एक बात बताओ, आपने 11वीं क्लास में एक बात और पढ़ी है कि प्रकृति में सबसे प्रबल बल है वो कौन सा है, नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल दुनिया का सबसे प्रबल बल है। तो एक बात बताओ, नाभिक के अंदर आप कह रहे हो सबसे प्रबल बल, और प्रबल कैसा है, आकर्षण। प्रबल आकर्षण बल कौन सा है भाई, नाभिक के अंदर पाया जाने वाला जो बल है वो दुनिया का सबसे प्रबल आकर्षण बल है या नहीं है, आपने पढ़ा है। तो आपने ये भी पढ़ा है क्योंकि फैराडे साहब ने कहा है कि धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब प्रोटॉन के मध्य क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। और प्रतिकर्षण होगा तो क्या ये नाभिक में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब नाभिक का अस्तित्व तो नहीं है भाई, नाभिक है ही नहीं भाई, ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये प्रोटॉन अलग, नाभिक का विखंडन। जब विखंडन हो गया तो बताओ नाभिक का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, जबकि नाभिक स्थायी होता है। और स्थायी क्या होता है, दुनिया का सबसे प्रबलतम आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि यहाँ विरोधाभास है। तो ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ इस कंसेप्ट को आधार देने के लिए बस एक ही कंसेप्ट है कि प्रोटॉन किसमें बदलता है, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन किसमें बदलता है, प्रोटॉन में। इनके मध्य में आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना। तो इस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो भाई वहाँ जब ऊर्जा का विनिमय होगा तो उस ऊर्जा के विनिमय के कारण, इनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण नाभिक स्थायी रहता है। तो ध्यान रखना कि नाभिक परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण कैसा रहता है, स्थायी रहता है। तो हम ये रिएक्शन देख लेते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे बदलता है। प्रोटॉन का जब बदलाव किस में होगा, न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो एक लगभग कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इतना ही तो होता है। तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर आपने दशमलव के बाद 2 डिजिट याद किए तो एक जैसा लगेगा, लेकिन ध्यान रखना न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, किससे, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक। वो जब कंसेप्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ प्रोटॉन किस में बदलेगा, न्यूट्रॉन में। तो ये तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई, और यहाँ ये परमाणु क्रमांक 0 होता है। भाई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अनावेशित कण है, उदासीन है, तो 0 1 इस प्रकार से लगाएंगे हम। यहाँ प्रोटॉन पर आवेश भी होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया, और ये इसकी द्रव्यमान संख्या भी हो गई। अब जब इसमें बदल गया, अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ आवेश संरक्षित रहेगा। आवेश एक संरक्षित राशि है, मतलब जो अभिकारक है उसमें उपस्थित कुल आवेश और उत्पाद में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा कैसी रहेगी, समान रहेगी। कोई भी रिएक्शन हो, अभिकारक में आवेश की मात्रा और उत्पाद में आवेश की मात्रा कैसी रहती है, समान रहती है। तो प्रोटॉन किसमें बदल गया, न्यूट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या बनेगा, E+1, यहाँ कितना बनेगा बताओ, 0, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 0 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 कितना 1, 0 + 1 कितना आया, 1। अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ध्यान रखना ये तो पॉजिट्रॉन है, इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन के साथ साथ एक इसका दोस्त है न्यूट्रिनो। दोस्त का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, बाकी एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, लेकिन ध्यान रखना जहाँ पॉजिट्रॉन निकलेगा वहाँ न्यूट्रिनो जरूर निकलेगा, इसलिए मैं इसका दोस्त कह रहा हूँ। तो यहाँ एक न्यूट्रिनो, ये भी मूल कण है, ये भी क्या है, मूल कण। इसलिए तो मैंने कहा है आपसे कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं है, बहुत से भाई बंद हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में छोटे छोटे कण नाभिक में विद्यमान है, जो कि अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये भी क्या है, उन्हीं का एक भाई बंद है पॉजिट्रॉन।
समझ में आ गया कि नहीं? पॉजिट्रॉन कहाँ है? नाभिक के अंदर अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है। वो कब होता है? जब प्रोटॉन किस में बदलता है? न्यूट्रॉन में। जब प्रोटॉन किस में बदलेगा? न्यूट्रॉन में, तब किसका निर्माण होगा? पॉजिट्रॉन का। ये पॉजिट्रॉन है, ये क्या है? ई प्लस। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। अब यहाँ लिख लो पॉजिट्रॉन। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। ले लो जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं? तो नेक्स्ट, तो ध्यान रखना कि ये पॉजिट्रॉन क्या है? एक मूल कण है। क्या है? मूल कण, जो नाभिक में अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। वो कब होता है? जब प्रोटॉन किस में बदलता है? न्यूट्रॉन में। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी होता है, ऐसा कुछ प्रकृति में है। तो यहाँ जब ये अभिक्रिया करेंगे तो देखो माइनस प्लस, इस पर धनावेश है उतना ही है जितना इस पर ऋणावेश है। दोनों कैसे हो गए? न्यूटन हो गए, तो कोई आवेश नहीं बचा। तो यहाँ अनावेशित किरण निकलेगी, गामा किरण। तो ध्यान रखना, जो गामा किरणें होती हैं, गामा प्लस गामा, दो गामा किरणें निकलेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी निकलेगी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम तो केवल यहाँ आवेश का ही अध्ययन कर रहे हैं, ऊर्जा का अध्ययन नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? गामा किरणें। जब गामा किरणों का निर्माण करेंगे तो गामा किरणें अनावेशित किरणें होती हैं, उन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसका मतलब इधर आवेश क्या है? 0। इधर आवेश कितना है? देखो यहाँ -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ कितना है? 1.6 प्लस का है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखना इसको योज्यता के नियम से, इसको जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो उत्पाद में आवेश 0, अभिकारक में कुल आवेश क्या है? 0 है या नहीं है? इसका मतलब आवेश संरक्षित है। अतः हम क्या कह सकते हैं? आवेश एक संरक्षित राशि है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन क्या बनाते हैं? गामा किरण। गामा किरण अनावेशित किरण होती है। ये क्या है? पॉजिट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? गामा किरण। तो अभिक्रिया समझ में आ गई कि नहीं? ये किसका एग्जाम्पल है? आवेश संरक्षण का। अब ये तो युग्म उत्पादन हुआ है। अब हम बात कर सकते हैं कि युग्म नहीं, सॉरी, ये युग्म उत्पादन नहीं है, युग्म विनाश है। युग्म विनाश क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ये तो युग्म हो गए दोनों, आवेश का क्या हुआ? विनाश। मतलब यहाँ माइनस प्लस कट बिट के 0 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? युग्म विनाश। ये युग्म विनाश है, न कि युग्म उत्पादन। तो उसमें करेक्शन कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? नंबर 2, युग्म उत्पादन की। किसकी? युग्म उत्पादन। अब देखो युग्म उत्पादन में क्या होगा? अब यहाँ उत्पादन होगा तो यहाँ गामा किरणें ले लो, यहाँ से गामा प्लस गामा। अब क्या बनेगा? हम यहाँ ऊर्जा का अध्ययन नहीं कर रहे, इसलिए मैंने यहाँ ऊर्जा को लिखा नहीं है, हम केवल आवेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो गामा प्लस गामा इक्वल क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो यहाँ युग्म उत्पादन हुआ है। क्या हुआ है? युग्म उत्पादन। और यहाँ क्या हुआ है? युग्म विनाश। दोनों मिलकर के क्या बनाई है? गामा किरण। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है? मैंने पहले युग्म उत्पादन लिखा दिया था, तो ये क्या है? युग्म विनाश है। और यहाँ आगे क्या है? युग्म उत्पादन है। ये तो युग्म उत्पादन हुआ है। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बने, यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों क्या हो गए हैं? उनका विनाश हो गया है, तो युग्म विनाश कहेंगे। अब यहाँ भी देखो सेम कंडीशन है, यहाँ 0 इधर, इधर क्या है? सेम यही कंडीशन है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इधर आवेश, अभिकारक का कुल आवेश और उत्पाद का कुल आवेश कैसा है? समान है। समान, अतः हम कह सकते हैं आवेश एक संरक्षित राशि है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब हम बात करेंगे, वैसे काफ़ी टाइम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में बात करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और है, चलो उसको और पढ़ लेते हैं। यहाँ लिख लो आप और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एग्जाम्पल और पढ़ के अपनी क्लास खत्म करेंगे फिर। तो यहाँ आवेश कितना है? 0। यहाँ आवेश कितना है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ कितना है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। परिणामी आवेश कितना है? 0 है या नहीं है?
तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम अभिक्रिया की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। तो ध्यान रखना युग्म उत्पादन नहीं है यहाँ, युग्म विनाश है, ठीक है। तो नेक्स्ट उदाहरण क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, देखो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन से है, ठीक है। क्योंकि नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में विखंडित हो सकता है। वो कब होता है, वो कंडीशन क्या है, जब मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा वहाँ पता चल जाएगा। शॉर्टली मैं आपको बता दूं, जब वो भारी नाभिक होते हैं, मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो नाभिक मध्यवर्ती नाभिकों में, मतलब 50 से 80 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में टूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपना स्थायित्व तो चाहते हैं। ध्यान रखना 50 से लेकर के 80 द्रव्यमान संख्या वाले जो भी नाभिक हैं वो स्थायी होते हैं। वो हर कोई चाहता है कि हमारा स्थायित्व हो। तो इसलिए जो भी भारी, जैसे मैं आपको ग्राफ पर समझा देता हूँ, शॉर्ट समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने संपूर्ण आवर्त सारणी को इस ग्राफ पर व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी, 50 से लेकर के 80 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व आ गए। यहाँ से यहाँ तक हल्के तत्व आ गए, और यहाँ से यहाँ तक कैसे तत्व आ गए, भारी तत्व आ गए। अब सबसे स्थायी तत्व कौन से होते हैं, 50 से 80 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और यहाँ से 80 से ऊपर द्रव्यमान संख्या वाले तत्व कैसे हैं, भारी हैं। और भारी तत्व क्या चाहिए, हमें स्थायित्व मिले, हम स्थायी हों, तो इसलिए वो क्या चाहेंगे, यहाँ से आकर के यहाँ आना चाहेंगे। तो इनके नाभिक क्या होंगे, विखंडित होंगे, नाभिक टूट जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, टूटेंगे तो हल्के तो होंगे। तो नाभिकों का क्या होता है, विखंडन। तो ध्यान रखना भारी तत्व टूट करके मध्यवर्ती तत्वों में आने का प्रयत्न करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब बात आती है नाभिकीय संलयन, एक शब्द और पढ़ा होगा आपने, नाभिकीय संलयन। तो हल्के तत्व भी क्या चाहेंगे, ये भी स्थायित्व पाना चाहेंगे, कि नहीं चाहेंगे। तो हल्के तत्व परस्पर जुड़ करके कहाँ जाएंगे, मध्यवर्ती तत्वों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हल्के तत्व परस्पर जुड़ करके मध्यवर्ती तत्वों में या स्थायी तत्वों में परिवर्तित होने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। भारी तत्व टूट करके हल्के तत्वों में, हल्के तत्व जुड़ करके मध्यवर्ती तत्वों में। तो ये बात प्रक्रिया समझ में आ गई कि नहीं। जब भारी तत्व टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन, हल्के तत्व जुड़ते हैं तो नाभिकीय संलयन। एक चीज ध्यान रखना कि नाभिकीय संलयन से मुक्त ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन से मुक्त ऊर्जा की कई गुनी होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन का उदाहरण सूर्य, सूर्य से इतनी अपार ऊर्जा का भंडार है, सूर्य अपार ऊर्जा का भंडार है, क्यों, और कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। तो इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो यहाँ तो एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं केवल नाभिकीय विखंडन की, क्योंकि मैं यहाँ नाभिकीय अभिक्रिया को देखें क्या वहाँ भी आवेश संरक्षित है, भाई उस उदाहरण के माध्यम से समझें क्या वहाँ भी आवेश संरक्षित है। तो नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए हम यूरेनियम 238 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, यूरेनियम 238। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92, द्रव्यमान संख्या 238 होगी। तो जब इसका क्या होगा, विखंडन, भाई भारी तत्व 238 द्रव्यमान संख्या बहुत है, तो विखंडन होगा। इसका विखंडन होगा तो ये माना कि टूट गया थोरियम में, किसमें टूट गया, थोरियम 234। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 90 प्लस। अब इसका टूटेगा तो ये अल्फा कण निकलते हैं, क्या निकलते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, द्विआयनित हीलियम परमाणु। तो यहाँ हीलियम परमाणु का निर्माण हुआ है, यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, अल्फा कण बन जाता है, क्योंकि यहाँ अपार ऊर्जा निकलती है। जब अपार ऊर्जा निकलेगी तो ये तो स्वाभाविक है कि हीलियम के बातम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्फा कण। क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु। अल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु अल्फा कण होता है। तो ये क्या है, अल्फा कण। अब यहाँ देख लो 92, 90 + 2 92 हो गया। कहने का मतलब 90 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19। ये तो होगा। ये कैसा है भाई, हम इलेक्ट्रॉन की, ये नाभिक के अंदर प्रोटोनों की बात कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सामान्य अवस्था में, आयनिक अवस्था की नहीं कह रहा मैं, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की संख्या बराबर होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस यहाँ कितना होगा, देखो प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻19।
यहाँ परिमाण देखो आवेश का कितना है 92 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करके फिर जोड़ दो, बराबर आएगा। इसका मतलब जो नाभिकीय अभिक्रिया है, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो अभिकारक क्या है, जो जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिया यूरेनियम 238, तो इसका नाभिक, जब ये नाभिक टूट जाएगा तो जितने भी नाभिक बनेंगे तो उसमें आवेश और उससे पहले जिस नाभिक से वो बने हैं उसमें आवेश का परिमाण कैसा रहेगा, समान रहेगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, आवेश एक संरक्षित राशि है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास कल होगी, और आवेश तो संरक्षित राशि भी है, आपको भी सुरक्षित ही रहना है घर में, घर से बाहर नहीं जाना है। तो इसके बाद ही बाकी नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। गुड बाय बच्चों।